वर्षा होगी। फिर भी मैं घाटी की पगडंडी पे नीचे नीचे उतरती गई। एक बार तो हवा ने मेरा अक्षुभ भी उड़ा दिया। फिर बूंदें पड़ने लगी। माँ, मैं वस्त्र बदल लूं, फिर आकर तुमको बताती हूँ। तो बहुत अद्भुत अनुभव था माँ, बहुत ही अद्भुत। नील कमल की तरह कोमल और आन वायु की तरह हल्का था, सौंदर्य की तरह सुंदर। माँ, मैं चाहती थी उसे अपने में भरूं और आपसे भूलूं। मेरा शरीर भी चल रहा है माँ। इतना पानी पिया है वस्त्र इसकी जुम्मन के बाद कुशलता का ये स्पर्श। तुमने भेजा था? किंतु माँ, मैंने तुमसे कहा था ना, अग्नि
मित्रों को कहीं भेजने की कोई आवश्यकता नहीं। तुम जानती हो मैं विवाह नहीं करना चाहती, फिर उसके लिए प्रयत्न क्यों करती हो? अच्छा, तुम समझती हो मैं निरर्थक प्रलाप करती हूँ। मल्लिका, तुम्हारी बात सच होने जा रही है। मित्राजी संदेश लाया है कि वो लोग इस संबंध के लिए प्रस्तुत नहीं है। वो कहते हैं कि क्या कहते हैं? क्या अधिकार है उन्हें कुछ भी कहने का? मल्लिका का जीवन उसकी अपनी संपत्ति है। यदि वो उसे नष्ट करना चाहे तो किसी को भी उस पर आलोचना करने का क्या अधिकार है? मैं कब कहती हूँ मुझे अधिकार है? माँ, मैं तुम्हारे अधिकार की बात नहीं कर रही। तुम ना कहो मल्लिका, कि मैं जानती हूँ बस तुम्हारा जीवन तुम्हारी अपनी संपत्ति, मेरा तुम पर कोई अधिकार नहीं है। किंतु इतना बड़ा अपवाद मुझसे नहीं सहा जाता मल्लिका, मुझसे नहीं सहा जाता। माँ, मैं जानती हूँ अपवाद होता है, तुम्हारे दुख की बात भी मैं जानती हूँ, किंतु माँ मुझे अपराध का अनुभव नहीं होता। मैंने भावना में एक भावना का वर्ण किया है। मेरे लिए वो संबंध और सब संबंधों से बड़ा है। क्या वास्तव में अपनी भावनाओं से प्रेम करती हूँ जो पवित्र है, कोमल है, अनश्वर, और मुझे ऐसी भावना से वितृष्णा होती है। पवित्र, कोमल, अनश्वर। मैं ऐसा क्यों कहती हूँ? तुम मुझे समझने का प्रयत्न क्यों नहीं करती? तुम जिसे भावना कहती हो ना, वो केवल छलना और आत्म प्रवंचना। भावना में भावना का वर्ण दिया है। मैं पूछती हूँ भावना में भावना का वर्ण होता क्या है? उससे जीवन की स्थूल आवश्यकताएं किस तरह पूर्ण होती हैं? भावना में भावना का वर्ण। जीवन की स्थूल आवश्यकताएं तो सब कुछ नहीं होती ना, इसके आगे भी बहुत कुछ होता है। होगा, मैं नहीं जानती। माँ, सच तो यह है कि ग्राम के अन्य व्यक्तियों की तरह तुम भी उन्हें संदेह वितृष्णा की दृष्टि से देखती हो। ग्राम के अन्य व्यक्ति उसे उतना नहीं जानते जितना कि मैं जानती हूँ, इसीलिए मैं उसे घृणा करती हूँ। माँ, ग्राम के अन्य व्यक्तियों को उससे क्या प्रयोजन? तू मुझे है, उसके प्रभाव से मेरा घर नष्ट हो रहा है। मैं ठहरो, तुम चाय क्यों दी? वहाँ का जीवन भावना नहीं, कर्म। उसे भी बहुत कुछ करना है। हम जिएंगे हरिण शावक, हम जिएंगे। हमारा शरीर कोमल है तो क्या हुआ, हम पीड़ा सह सकते हैं। यदि एक बार प्राण ले सकता है तो उंगलियों का कोमल स्पर्श प्राण दे भी सकता है। हमें नए प्राण मिल जाएंगे, हमारे अंगों पे घृत का लेप होगा, हम कोमल आस्तों पे विश्राम करेंगे, कदम फिर वनस्थली में घूमेंगे, कोमल दूरवा खाएंगे, खाएंगे ना? ये आहत हरिण शावक, यहाँ ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने इसे आहत किया? क्या दक्षिण की तरह यहाँ भी? आज ग्राम प्रांतन में कई नई आकृतियां देख रहा हूँ। राज्य के कुछ कर्मचारी आए। हम सोएंगे? हाँ, हम सो लेंगे तो हमारी पीड़ा धीरे धीरे दूर हो जाएगी, लेकिन इससे पहले हमें थोड़ा सा दूध पी लेना चाहिए। मल्लिका, अगर थोड़ा सा दूध हो तो किसी भाजन में ले आओ। हाँ, माँ ने दूध आटा कर रखा है, मैं देखती हूँ। जानते हो, अभी अभी राज के कर्मचारियों को हमने घोड़े पर जाते देखा। माँ कहती है जब भी आकृतियां दिखाई देती हैं, कोई ना कोई अनिष्ट होता है। किंतु वर्षा के रोमांच के बाद मुझे ये सब बहुत विचित्र लगा। माँ आज बहुत रुष्ट है। मल्लिका, इसे तो अपने बाबू ले। हमारी पीड़ा दूर हो रही है, हम पहले से सुखी हैं। न जाने इसकी रूही जैसे कोमल शरीर को बाहर छोड़ती बना कैसे? ये पुलास भरता हुआ मेरी गोद में आ गया। मैंने इसे कहा, आज मैं तुझे वहां ले चलता हूँ जहां माँ किसी आंखें और उसका शाही स्नेह मिलेगा। सच, माँ बहुत रुष्ट है। माँ को अनुमान हो गया होगा कि वर्षों में मैं तुम्हारे साथ थी, एक तो इस तरफ देख कर ना आती। वो माँ को बात की बहुत चिंता रहती है। हम दूध नहीं पिएंगे? नहीं, हम ऐसे हट नहीं करते, हम दूध पिएंगे। हाँ, ऐसे ऐसे ऐसे। हाँ। दूध मिलाकर इसके मांस को और कोमल कर लेना चाहिए।
जहां तक मैं समझता हूँ हम दोनों एक दूसरे से परिचित नहीं, और तुम्हारा एक अपरिचित घर में आने का साहस कैसे हुआ? मैं तुम्हारी दृष्टि की प्रशंसा करता हूँ। मेरी वेशभूषा ही इस बात का परिचय देती है कि मैं यहाँ का निवासी नहीं हूँ। देख रहा हूँ तुम इस प्रदेश के निवासी नहीं। तो क्या मेरी ललाट की रेखाओं को देखकर लगता है चोरी के अतिरिक्त समुद्र का भी अभ्यास करते हो? तुम्हें ऐसा लांछन लगा तुम्हें लज्जा नहीं आती? क्षमा करना देवी, परंतु ये हरे शावक जिसे बाहों में लिए हैं मेरे बाल से आहत हुआ है। मेरी संपत्ति है, मेरी संपत्ति मुझे लौटा तो देगी। इस प्रदेश में हर लोग का आखेट नहीं होता राजपुरुष। तुम बाहर से आए थे, इसलिए तुम्हारे लिए इतना ही पर्याप्त है कि इसके लिए हम तुम्हें अपराधी ना माने। ओ, तो राजपुरुष क्या अपराध का निर्णय ग्रामवासी करेंगे? ग्रामीण युवक अपराध अन्याय का शब्दार्थ भी जानते हो? शब्द और अर्थ राजपुरुषों की संपत्ति है, जानकर आश्चर्य हुआ। समझदार व्यक्ति जान पाते हो, लेकिन ये नहीं जानते कि राजपुरुषों के अधिकार बहुत दूर तक जाते हैं। मुझे देर हो रही है, ये हरे शावक मुझे दे दो। यह हरिण शावक इस पार्वत्य भूमि की संपत्ति है राजपुरुष, और इस पार्वत्य भूमि के निवासी हम इसके सजाती। तुम्हें सोचकर भूल कर रहे हो कि यह हरिण शावक मैं तुम्हें सौंप दूंगा। मल्लिका, इसे किसी तल के आस्तरण पर। हाँ, इस घर के तल पर आस्तरण हरिण शावकों के लिए नहीं है। माँ देखो इसको। हाँ देख रही, इसीलिए कह रही। तल पर आस्तरण मनुष्यों के सोने का स्थान है, पशुओं के नहीं। मल्लिका, इसे मुझे दे दो, इसके लिए मेरी बाहों का आस्तरण ही पर्याप्त है। इसे मैं अपने साथ घर ले जाऊंगा। और राजपुरुष तंतु तुम्हें ले जाके देखता रहेगा। ये राजपुरुष की रुचि पर निर्भर करता है। राजपुरुष की रुचि अरुचि क्या होती है, संभवतः इसका परिचय देना आवश्यक होगा। संभवतः हरे शावक के लिए हट मत करो, तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का होगा, किंतु उनके लिए संवेदना का। कालिदास निशस्त्र होते हुए भी तुम्हारे शस्त्र की चिंता नहीं करेंगे। कालिदास, तुम्हारा अर्थ है कि जिनसे मैं हरे शावक के लिए प्यार कर रहा था वो कभी कालिदास है? हाँ, किंतु तुम कैसे जानते हो कालिदास कवि है? मैं कैसे जानता हूँ? उज्जैनी राजसभा का प्रत्येक व्यक्ति ऋतु संहार के लेकर कवि कालिदास को जानता है। उज्जैनी राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति उन्हें जानता है। सम्राट ने ऋतु संहार को स्वयं पढ़ा और उसकी प्रशंसा की है, इसलिए आज उज्जैनी का राज उन्हें राजकवि का आसन देना चाहता है और उनका सम्मान करना चाहता है। और देवी, इसी उद्देश्य से आचार्य वरुण जी उज्जैनी से यहाँ आए। उज्जैनी के राज्य ने सम्मान देगा राजकवि का आसन। क्षमा करना देवी, मैंने उनके साथ अशिष्टता का व्यवहार किया है, मुझे उनसे जाकर क्षमा मांगनी चाहिए। मैं चलता हूँ। तुमने सुना माँ, उज्जैनी का राज्य ने सम्मान देना है। गीले वस्त्र मैंने सूखने के लिए फैला दिए, थोड़ा सा दूध शेष है, उसमें शर्करा भी मिला दी। तुमने सुना नहीं, राजपुरुष क्या कह रहा था? दूध पी लो, और आशा करती हूँ यहाँ किसी और का आतिथ्य नहीं होगा। माँ तुम कितनी निष्ठुर हो। आतिथ्य? माँ मैं चाहती हूँ आज इस घर में सारे संसार का आतिथ्य कर सकूं। माँ मैं तुम्हें दूध से नहला दूं। मैं दूध से बहुत नहा चुकी हूँ मल्लिका। तुम कितनी निष्ठुर हो माँ। तुमने सुना नहीं राजपुरुष क्या कह के गया, फिर भी तुम कहती हो। दूध पी लो, और फिर से वर्षा में भीगने का मोह ना हो तो मैं तुम्हारे लिए आस्तरण बिछा दूं, और मैं जैसी निष्ठुर हूँ मुझे रहने दो। नहीं माँ, तुम निष्ठुर नहीं हो। मैंने कब कहा तुम निष्ठुर हो? पी लो। माँ तुम सोच सकती हो आज मैं कितनी प्रसन्न हूँ। मेरे पास कुछ भी सोचने समझने की शक्ति नहीं, अब उठ जाने दो। नहीं माँ, बैठी रहो माँ। माँ उन्हें राज का विकास प्राप्त होगा। उस व्यक्ति को जिसे आज तक उसके निकट के लोगों ने समझने का प्रयत्न ही नहीं किया, जिसे घर में और घर के बाहर केवल लालचना और प्रताड़ना मिली। माँ अब तक तुम विश्वास करती हो ना, मेरी भावना निराधार नहीं है। मैं कह चुकी हूँ मल्लिका कि मेरे सोचने समझने की शक्ति जड़ हो चुकी है। क्यों माँ, क्यों तुम इतना पूर्वक रहते हो? क्यों तुम उनके विषय में उदारता पूर्वक नहीं सोच सकती? कि मेरी वो अवस्था बीत चुकी है जब यथार्थ से आंखें मूंद कर जिया जाता है, और तुम्हारी यथार्थ की दृष्टि केवल दोष देखती है। जहाँ दोष है वहाँ अवश्य दोष देखती। उनमें तुम्हें क्या दोष दिखाई देता है? वो व्यक्ति आत्म सीमित है, उसे अपने सिवा किसी से मोह नहीं। इसीलिए कि वो मातुल की गऊ में नहाकर फालतू
मुझे मातुल और उसकी गप्पों से कोई प्रयोजन नहीं है मलिका। मैं तो केवल अपने घर को देखकर कहती हूँ। माँ बैठो, मैं तुम्हारी बात समझना चाहती हूँ। और मैं भी चाहती हूँ कि तू आज समझ ले। तू कहती है ना कि तेरा उसके साथ भावना का संबंध है। भावना क्या है? मैं उसे कोई नाम नहीं देती, परंतु लोग उसे नाम देते हैं। यदि वास्तव में उसका तुम्हारे साथ भावना का संबंध है तो वो तुमसे विवाह क्यों नहीं करना चाहती? माँ तुम उनके प्रति सदा अनुरागी हो। तुम जानते हो उनका जीवन परिस्थितियों की कैसी विडंबना में बीता है और मातुल के घर में उनकी क्या दशा रही है। उस साधनीय और अभावग्रस्त जीवन में विवाह की कल्पना कैसे की जा सकती थी? और अब जब उसका जीवन साधारण और अभावग्रस्त नहीं रहेगा, किसी संबंध से बचने के लिए अभाव जितना बड़ा कारण होता है, अभाव की पूर्ति उससे बड़ा कारण बन जाती है। ये तुम्हारी नहीं विलोम की भाषा है माँ। मैं ऐसे व्यक्ति को अच्छी तरह जानती हूँ। तुम्हारे साथ उसका केवल इतना ही संबंध है कि तुम एक उपादान हो, जिसके आश्रय में वो अपने से प्रेम कर सकता है, अपने पे गर्व कर सकता है। किंतु क्या तुम सजीव व्यक्ति नहीं हो? तुम्हारे प्रति उसका कोई कर्तव्य नहीं है। तुम्हारी माँ का ये नाशवान शरीर इसी धरती के परिस्तक में मिलकर सदैव के लिए विलीन हो जाएगा और घर में एक समय के भोजन की व्यवस्था भी नहीं होगी। उस समय जो प्रश्न तुम्हारे समक्ष उपस्थित होगा, उस प्रश्न का तुम क्या उत्तर दोगी? तुम्हारी भावनाओं का संबंध क्या करेगी? अब कहो ये मेरी नहीं, हर विलोम की भाषा। माँ, आज तक का जीवन किसी तरह बीता है, आगे भी बीत जाएगा। आज जब उसका जीवन एक नई दिशा ग्रहण करने जा रहा है, मैं उसके समक्ष अपने स्वार्थ की घोषणा नहीं करना चाहती। अंबिका, अंबिका, मातुल आए। घर में हो? ओहो, घर में ही हो। मैं आज इस ग्राम प्रांगण में इस बात की घोषणा कर देना चाहता हूँ, इस कालिदास नामधारी जी के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। क्या हुआ यार मातुल? अब देखो, मैंने इसे पाला, पोसा, बड़ा किया, क्या इसी दिन के लिए कि वो इस तरह हमारा कुलद्रोही बने? किंतु मातुल, हमने तो सुना है उज्जैनी की राज्य की ओर से सम्मानित किया जा रहा है। कोई बहुत बड़े आचार्य आए हैं। अरे यही तो मैं कह रहा हूँ, उज्जैनी राज्य से आचार्य आए हैं। परंतु आप तो कह रहे हैं। मैं ठीक कह रहा हूँ, आचार्य उसे कल ही अपने साथ उज्जैनी ले जाना चाहते हैं। किंतु 2 रथ हुआ और 4 अश्वारोही उनके साथ। अंबिका, मैं तुमसे ना कहता था कि हमारे प्रपिता माँ के दौहित्र का एक पुत्र गुप्त राज्य की ओर से शकों से युद्ध कर चुका। तुम अपने भागने की बात कर रहे हो ना? अरे हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। अब एक तरह से समझो अंबिका, गुप्त राज्य की ओर से हमारे वंश का सम्मान हो रहा है और ये वंशावतंस कहते हैं कि मुझे सम्मान नहीं चाहिए, मैं राज की मुद्रा से क्रीत होने के लिए नहीं हूँ। क्या वो सम्मान स्वीकार नहीं कर रहे? मुझे समझ में नहीं आता है कि इसमें क्रय विक्रय की क्या बात है। अरे भाई, सम्मान मिलता है तो ग्रहण करो, नहीं तो कविता का मूल्य ही क्या है? कविता का कुछ मूल्य है आर्य मातुल, तभी तो सम्मान का भी मूल्य है। मैं समझती हूँ ये सम्मान उनके हृदय में कहाँ झुकता है। तुम ऐसे आदमी की बात कर रही हो जिसको अपने लोक व्यवहार तक का तो ज्ञान नहीं है। सम्मान मिलता है। अरे भाई, जब उसको मैंने समझाया कि उज्जैनी राज्य की ओर से आचार्य आए हैं, राज्य की ओर से आपका सम्मान होगा, तो सुनकर रास्ते से ही लौट लिए थे। ऐसे देख रहे थे जैसे रास्ते में सांप देख लिया हो। मातुल को आसन दो। नहीं, मुझे आसन नहीं चाहिए। उज्जैनी राज्य में जब उसका सम्मान होगा, उसके सम्मान की मैं बात करती हूँ। मैंने कहा, कवि कुल गुरु, उज्जैनी राज्य की ओर से आपको सम्मानित किया जाएगा। मैंने उसको समझाया कि आचार्य कल ही आपको अपने साथ उज्जैनी ले जाना चाहते हैं, लेकिन वो समझा ही नहीं। सुनते ही मुझे चलते अंगारों की दृष्टि से देखने लगा। कहा कि मैं राज के मुद्राओं से क्रीत होने के लिए नहीं हूँ। क्या तो ऐसा रहे हैं जैसे राज के मुद्राओं के विरह में घुली जा रही हो। मातुल, आप अभी तक यहाँ हैं और आचार्य आपकी वहां प्रतीक्षा कर रहे हैं। और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे नहीं कहा था
कि जब तक मैं ना आ जाऊं तब तक तुम आचार्य के पास बैठे रहना। परंतु ये भी तो कहा था कि आचार्य विश्राम कर चुके हो तो आके तुरंत सूचना देते। ये भी कहा, परंतु मैंने वो भी तो कहा था। ये कहा तुम्हारी समझ में आ गया, वो कहा तुम्हारी समझ में नहीं आया। किंतु मातुल। किंतु क्या? मातुल मूर्ख है? नहीं बताओ, मातुल मूर्ख है? नहीं मातुल। मैं मूर्ख नहीं तो निश्चय तुम मूर्ख हो। आचार्य ने क्या कहा? आचार्य ने कहा है कि वे आपके साथ इस सारे ग्राम प्रदेश में घूमना चाहते हैं, जिस प्रदेश ने कालिदास की कविता को जन्म दिया है। कालिदास की कविता? न जाने इतने बड़े आचार्य को इसकी कविता में कौन सी विशेषता दिखाई देती है। इस व्यक्ति को सामान्य लोक व्यवहार तक का ज्ञान नहीं है, और वो कहते हैं कि हमें इसकी जन्मभूमि देखनी है। मातुल बहुत गुस्सा हो, थोड़ी देर बैठ जाओ। नहीं बैठना मुझे। और इस मूर्ख से कहा था कि जब तक मैं घर ना आऊं आचार्य के पास बैठा रहना, और ये मूर्ख धुरीहीन चक्र की तरह यहाँ आके बैठ गया। तो मातुल मैं तो समाचार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभ्यागत वहां बैठे हैं और आप समाचार देने यहाँ पधारे हैं। इतना कीजिए कि वह कवि कुल शिरोमणि जहां भी दिखे उन्हें ढूंढ कर ले आइए। तो मेरा कर्तव्य कहता है मैं किसी प्रकार से उसे आचार्य के सामने प्रस्तुत करूं, और मेरा मन कहता है कि उसे जहां देखूं चोटी से पकड़कर खींचता हुआ चला। मातुल का तीसरा नेत्र हर समय खुला रहता है। किंतु कालिदास इस समय कहाँ है? जगदम्बा के मंदिर में। आपने देखा है? देखा है। तो आपने मातुल से नहीं कहा? मैं नहीं चाहता था कि इस समय मातुल वहां जाए। क्यों? क्या आप भी नहीं चाहते? मैं चाहता हूँ कि कालिदास उज्जैनी अवश्य जाए, इसलिए मातुल का उनके पास जाना उचित नहीं समझा। मातुल को अपने मुंह के शब्द सुनने का ऐसा रस प्राप्त होता है कि वे बोलते ही जाते हैं, परिस्थितियों को तो समझना ही नहीं चाहते। मल्लिका, कालिदास हट कर रहे हैं कि जब तक उज्जैनी से अतिथि घर लौट नहीं जाते वे मंदिर में ही रहेंगे, घर नहीं जाएंगे। कैसी विक्षणता है ये? इसमें विक्षणता क्या है मल्लिका? विक्षणता ही तो है। अरे राज्य कवि का सम्मान करना चाहता है, और कवि सम्मान के प्रति उदासीन जगदम्बा के मंदिर में साधना नहीं रहे। राज्य के कर्मचारी मंदिर में आके कवि की अभ्यर्थना करते हैं, कवि धीरे धीरे आंख खोलते हैं। इतना बड़ा नाटक करना विक्षणता नहीं तो और क्या है? कालिदास नाटक नहीं कर रहे हैं अंबिका, मुझे विश्वास है कि उन्हें राजकीय सम्मान का मोह नहीं, वे सचमुच इस पर्वत भूमि को छोड़कर नहीं जाना चाहते। नहीं जाना चाहता है? मातुल का या किसी का भी आग्रह उनका हट नहीं छुड़ा सकता। केवल एक व्यक्ति है जिसके कहने से वे यह छोड़ देंगे। हमारे घर में उनके हट छोड़ने और ना छोड़ने से किसी को कोई प्रयोजन नहीं। कालिदास अपनी भावुकता में भूल कर रहे हैं कि वे इस अवसर का तिरस्कार करके बहुत कुछ खो बैठे। योग्यता 1/4 व्यक्तित्व का निर्माण करती है, शेष पूर्ति प्रतिष्ठा द्वारा होती है। कालिदास को उज्जैनी अवश्य जाना चाहिए। अरे तो उसमें बाधा क्या है? मैंने अनुभव किया है कि उनके हट के मूल में कहीं गहरी कटुता की रेखा है। मैं जानती हूँ रेखा कहाँ है। अभी कुछ समय पहले एक राजपुरुष से उनका सामना हो चुका है। और उस कटुता को केवल तुम दूर कर सकती हो मल्लिका। अवसर किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। कालिदास यहाँ से नहीं जाते तो इस राज्य को कोई हानि नहीं होगी। राज्य कवि का आसन भी रिक्त नहीं रहेगा। परंतु कालिदास जो आज है जीवन भर वही रहेंगे, एक स्थान एक कवि। और ये लोग जो आज हिंदू संघार की प्रशंसा कर रहे हैं वे भी उन्हें कुछ दिनों में भूल जाएंगे। नहीं, उन्हें इस अवसर का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। ये सम्मान उनके व्यक्तित्व का है। उन्हें अपने व्यक्तित्व को उसके अधिकार से वंचित नहीं करना चाहिए। हाँ यार नीचे मैं आपके साथ मुझे बाहर के व्यक्ति के सामने कहना होगा कि मैं इस समय तुम्हारे वहां जाने के पक्ष में नहीं हूँ। क्या कहा अंबिका? निक्षेप बाहर का व्यक्ति? निक्षेप बाहर का व्यक्ति नहीं है अंबिका। माँ ये बहुत महत्वपूर्ण क्षण है। मेरा उनके पास होना अनिवार्य है। आइए नीचे। मैं क्षमा चाहता हूँ। चलिए जल्दी कीजिए। हाँ। भावना कैसी भावना? गिरे हुए मेघों ने असमय अंधकार कर दिया अंबिका। क्या तुम्हें समय का ज्ञान नहीं रहा? आश्चर्य है तुमने दीपक नहीं जलाए। अरे विलो, तुम यहाँ क्यों आए हो? दीपक जला दूं
विलोम का आना ऐसे आश्चर्य का विषय तो नहीं। तुम जानते हो विलोम कि तुम्हारा यहाँ आना मल्लिका को सह नहीं है, जानता हूं। अंबिका मल्लिका बहुत भोली है, उसे लोक जीवन के संबंध में कुछ भी ज्ञान नहीं। वो नहीं चाहती कि मैं इस घर में आऊं, क्योंकि कालिदास नहीं चाहता। और कालिदास क्यों नहीं चाहता? क्योंकि उसे मेरी आंखों में अपने हृदय का सत्य झांकता दिखाई पड़ता है। उसे उलझन होती है। किंतु तुम तो जानती हो अंबिका, मेरा एकमात्र दोष यही है कि मैं जो अनुभव करता हूं स्पष्ट कह देता हूं। मैं इस समय तुम्हारे दोष अदोष का विवेचन नहीं करना चाहती। देख रहा हूं आज बहुत दुखी हो, और तुम दुखी कम नहीं रहती अंबिका। तुम्हारा तो जीवन ही पीड़ा का इतिहास है। सुना है कालिदास उज्जैनी जा रहा है। मैं नहीं जानती। राज्य की ओर से उसका सम्मान होगा। कालिदास राजकवि के रूप में उज्जैनी में रहेगा। मैं समझता हूं कि उसके उज्जैनी जाने से पहले उसका और मल्लिका का विवाह हो जाना चाहिए। तुमने इस संबंध में सोचा तो होगा। मैं इस संबंध में कुछ भी सोचना नहीं चाहती। तुम मल्लिका की मां इस संबंध में कुछ नहीं सोचना चाहती। आश्चर्य है। मैं तुमसे अनुरोध करती हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ। कालिदास उज्जैनी चला जाए और मल्लिका, जिसका नाम उसके कारण सारे ग्राम प्रांतन में अपवाद का विषय बना हुआ है, यही रहेगी। क्यों बेटा? क्यों? इतने वर्षों ये पीड़ा क्या तुमने इसी दिन के लिए सही थी? दूर से देखने वाला व्यक्ति भी बता सकता है कि इतने वर्षों तुम्हारे साथ क्या हुआ। समय ने तुम्हारे मन, समय और आत्मा की इकाई को तोड़ कर रख दिया। तुमने दिल कर अपने को गलाया है कि मल्लिका को अभाव का अनुभव ना हो। और आज जब मल्लिका के सामने जीवन भर के अभाव का प्रश्न खड़ा है, तो तुम कुछ नहीं सोचना चाहती। तुम ये सब कह के मेरा दुख कम नहीं कर रहे हो। मैं तुमसे अनुरोध करती हूँ, इस समय तुम मुझे अकेली रहने दो। परंतु मैं अपना इस समय तुम्हारे पास होना अत्यंत आवश्यक समझता हूँ मल्लिका। मैं ये सब तुमसे नहीं, उससे कहने आया था। आशा करता हूँ अभी मल्लिका के साथ यहाँ आता ही होगा। मैंने मल्लिका को जगदम्बा के मंदिर की ओर जाते देखा है। मैं कुछ देर यहीं उसकी प्रतीक्षा करना चाहूंगा। अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी विलोम। मैं जानता हूं तुम कब, कहां और क्यों मेरे साक्षात्कार के लिए उत्सुक रहते हो। कहो, आजकल किस नए छंद का अभ्यास कर रहे हैं? छंदों का अभ्यास मेरी वृत्ति नहीं है। जानता हूं तुम्हारी वृत्ति दूसरी है। संभवतः उस वृत्ति ने ही छंदों का अभ्यास सर्वथा छुड़ा दिया है। निसंदेह आज तुम अपने छंदों के अभ्यास पे गर्व कर सकते हो कालिदास। सुना है राजधानी से निमंत्रण आया है। मैंने भी सुना है। तुम्हें दुख हुआ? दुख? हाँ, बहुत। किसी मित्र के बिछुड़ जाने का दुख किसे नहीं होता। कल ब्रह्ममुहूर्त में ही चले जाओगे। मैं नहीं जानता। मैं जानता हूं। आचार्य कल ब्रह्ममुहूर्त में ही जाना चाहते हैं। राजधानी के वैभव में जाकर ग्राम प्रांतर को भूल तो नहीं जाओ। सुना है वहां के जीवन में कई प्रकार के आकर्षण हैं। रंगशालाएं, मदिरालय और तरह तरह की विलास भूमियां। अरे विलोम, ये समय और स्थान इन सब बातों के लिए नहीं है। मैं आपको यहाँ देखने की आशा नहीं कर रही थी। तुम मुझे यहाँ देखकर प्रसन्न नहीं हो, मैं जानता हूँ। परंतु मैं तो अंबिका से मिलने आया था। बहुत दिनों से भेंट नहीं हुई थी। ये कोई ऐसी अप्रत्याशित बात तो नहीं। विलोम का कुछ भी करना प्रत्याशित नहीं होता। कई कुछ न करना अप्रत्याशित हो सकता। ये वास्तव में प्रसन्नता का विषय है कालिदास कि हम दोनों एक दूसरे के संबंध में इतना कुछ जानते हैं। निसंदेह मेरे स्वभाव में ऐसा कुछ नहीं है जो तुमसे छिपा हो। विलोम क्या है? एक असफल कालिदास, और कालिदास एक सफल विलोम। हम दोनों कहीं एक दूसरे के बहुत निकट पड़ते हैं। निसंदेह सभी विपरीत एक दूसरे के बहुत निकट पड़ते हैं। अच्छा है तुम इस सत्य को स्वीकार करते हो कालिदास। इस निकटता के अधिकार से तुमसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं। संभव है फिर कभी बात करने का अवसर ही प्राप्त ना हो।
ये एक दिन का व्यवधान तुम्हें हमसे बहुत दूर कर देगा ना? वर्षों का व्यवधान भी विपरीत को विपरीत से दूर नहीं करता विलोम। मैं तुम्हारा प्रश्न सुनने के लिए उत्सुक हूँ। मैं जानना चाहता हूँ तुम अभी तक वही कालिदास हो ना? मैं तुम्हारा अभिप्राय नहीं समझता। मेरा अभिप्राय यह है कि तुम अभी तक वही व्यक्ति हो ना जो तुम तब तक थे। आर्य विलोम, मैं इस प्रकार की अनर्गलता क्षम्य नहीं समझती। अनर्गलता? इसमें अनर्गलता क्या है? मैं तो बहुत सार्थक प्रश्न पूछ रहा हूँ। क्यों कालिदास? मेरा प्रश्न सार्थक नहीं। क्यों अंबिका? मैं इस संबंध में ना कुछ जानती हूँ और ना जानना चाहती हूँ। कह रहे हो अंबिका, आज तक मल्लिका और कालिदास के संबंध को लेकर क्या कुछ कहा जाता है? आर्य विलोम, उसे दृष्टि में रखते हुए क्या ये उचित नहीं कि कालिदास ये स्पष्ट बता दे कि वो उज्जैनी अकेले जाना चाहता है या? कालिदास आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है। मैं कब कहता हूँ कि बात है, परंतु संभव है कालिदास का अंतःकरण उत्तर देने के लिए बाध्य हो। मैं तुम्हारी प्रशंसा करने के लिए अवश्य बात हूँ। तुम दूसरों के घर में ही नहीं, उनके जीवन में भी अनाधिकार प्रवेश कर जाते हो। अनाधिकार प्रवेश? मैं? अंबिका, तुम्हें कालिदास की ये बात कहाँ तक संगत प्रतीत होती है कि मैं विलोम दूसरों के जीवन में अनाधिकार प्रवेश कर जाता हूँ? मैंने कहा ना कि मुझे इस संबंध में कुछ नहीं कहना। बस चल ही भी। अच्छा कालिदास, तुम्हें बताओ, तुम्हें तुम्हारी ये बात कहाँ तक संगत प्रतीत होती है? मैंने किसके जीवन में अनाधिकार प्रवेश किया है? अब चले ग्राम प्रांतर में चलकर किसी से भी पूछ रहे। तो तुम अंतःकरण से भी मेरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं। संभवतः प्रश्न ही ऐसा है। तुम कुछ भी अनुमान लगाने के लिए स्वतंत्र हो विलोम। मैं इतना जानता हूं कि ग्राम प्रांतर छोड़कर उज्जैनी जाने का मुझे तनिक भी मोह नहीं है। हाँ, तुम्हें ऐसा मोह क्यों होगा? साधारण व्यक्ति को हो सकता है, परंतु तुम्हें क्यों होगा? परंतु एक क्षण के लिए मान लो कि तुमने जाना स्वीकार कर लिया, तो उस स्थिति में क्या ये उचित नहीं? आर्य विलोम, आप अपनी सीमा से आगे जाकर बात कर रहे हैं। मैं बच्ची नहीं हूँ, अपना भला बुरा सब समझती हूँ, किंतु आप संभवतः यह अनुभव नहीं कर रहे। आप यहाँ इस समय अनचाहे अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। मैंने ऐसा अनुभव करने की आवश्यकता नहीं समझी। तुम मुझसे घृणा करती हो, मैं जानता हूं, परंतु मैं तो तुमसे घृणा नहीं करता। मेरे यहाँ होने के लिए इतना ही पर्याप्त है। और एक बात कालिदास से भी कहना चाहता हूं, तुम कालिदास के बहुत निकट हो, परंतु मैं कालिदास को तुमसे अधिक जानता हूं। तुम्हारी यात्रा शुभ हो कालिदास। तुम जानते हो विलोम तुम्हारा ही शुभ चिंतक है। जब उससे अधिक और कौन जान सकता? अनचाहा अतिथि संभवतः फिर उपस्थित हो जाए, तब के लिए भी क्षमा चाहते हुए। फिर उदास हो गए? देखो, तुम मुझे वचन दे चुके हो। फिर एक बार सोच लो मल्लिका। प्रश्न सम्मान और राजाश्रय स्वीकार करने का नहीं है, उससे कहीं बड़ा प्रश्न मेरे सामने है। और वो प्रश्न मैं हूं ना? बैठो। तुम मुझे जानते हो ना? तुम समझते हो कि सब सर पर ठुकरा कर तुम यहाँ रह जाओगे तो मुझे सुख होगा। मैं जानती हूँ तुम्हारे चले जाने से मेरे अंदर कोई रिक्तता छालेगी, बाहर भी संभवतः बहुत सूना प्रतीत होगा। मैं फिर भी अपने साथ छल नहीं कर रही। मैं हृदय से कहती हूँ, मैं जानना चाहिए। चाहता हूँ तुम अपनी आंखें देख सकती हो। मेरी आंखें? मेरी आंखें इसीलिए गिरी हैं कि तुम मेरी बात नहीं समझ रहे। यहाँ ग्राम प्रांगण में हमारी प्रतिभा को विकसित होने का अवसर नहीं मिलेगा।
अपेक्षा करना चाहते हो? तुम विश्वास करते हो ना कि मैं तुम्हें जानती हूँ कोई भी रेखा तुम्हें घेर ले तो तुम गिर जाओ। मैं तुम्हें घेरना नहीं चाहती, इसीलिए तो कहती हूँ तुम्हें जानना चाहिए। तुम पूरी तरह समझ नहीं रही हो। प्रश्न तुम्हारे घेरने का नहीं है। मैं अनुभव करता हूं कि यह ग्राम प्रांतर मेरी वास्तविक भूमि है। इस भूमि से मैं कई सूत्रों से जुड़ा। इन सूत्रों में मेघ है, आकाश है, हरियाली है, पशुपाल है, हरियों के बच्चे हैं। और इन सूत्रों में सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है जो मुझे इस भूमि से जोड़ कर रखता है, और वो सूत्र तो वो यहां से जाकर मैं अपनी भूमि से उखड़ जाऊंगा। ये क्यों नहीं सोचते कि नई भूमि तुम्हें यहाँ से अधिक संपन्न और उर्वरा मिलेगी? इस भूमि से तुम जो ग्रहण कर सकते थे कर चुके हो। आज तुम्हें नई भूमि की आवश्यकता है जो तुम्हारे व्यक्तित्व को अधिक पूर्ण बना दे। नई भूमि सुखा भी तो सकती। कोई भूमि ऐसी नहीं होती जिसके हृदय में कोमलता ना हो। देखना, वो कोमलता तुम्हारा साक्षात्कार पाकर स्पर्श कर लेगी। और उस जीवन की अपनी अपेक्षाएं भी होंगी। ये क्यों आवश्यक है कि तुम उन अपेक्षाओं का पालन करो? तुम दूसरों के लिए नई अपेक्षाओं की सृष्टि कर सकते हो। फिर भी कई कई आशंकाएं उठती हैं। हृदय में उत्साह का अनुभव नहीं होता। मेरी ओर देखो, फिर क्या अनुभव नहीं होता? विश्वास करो, तुम यहाँ से दूर जाकर भी यहाँ से दूर नहीं होगे। यहाँ की वायु, यहाँ के मेघ, यहाँ के हरिण, सबको तो तुम अपने साथ ले जाओगे, और मैं भी तो तुमसे दूर नहीं होगी। जब भी तुम्हारे निकट होना चाहूंगी ना, हर बार शिखरों पर चली जाया करूंगी और उड़कर आते मेघों में गिर जाया करूंगी। लगता है वर्षा होने वाली है, क्यों भी बहुत अंधेरा हो गया है। आचार्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। मुझे जानने के लिए क्या नहीं? हाँ, देखना, मैं तुम्हारे पीछे बहुत प्रसन्न रहूंगी, खूब घूमूंगी। हाँ, और हर संध्या को जगदम्बा के मंदिर में सूर्यास्त देखने जाया करूंगी। इसका अर्थ है मैं तुमसे विदा दूं? नहीं, मैं विदा नहीं दूंगी तुम्हें। तुम जा रहे हो, इसीलिए प्रार्थना करूंगी कि तुम्हारा पथ प्रशस्त हो। तुम जाओ।
एक सा ज्वर। वास्तव में अंबिका बहुत चिंता करती है। औषध भी ठीक से नहीं खाती। अच्छा, तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है मल्लिका? ठीक हो नीचे। पहले से कुछ अस्वस्थ लग रही है। बहुत दिनों से राजधानी की ओर से कोई व्यक्ति नहीं आया। कभी कभी सोचता हूँ कि उज्जैनी जाकर उनसे मिला। क्यों? कई बातें करना चाहता हूँ। कई बार लगता है कि दोष मेरा ही था। किस बात का? बात तो तुम जानती हो मल्लिका। मैंने आशा नहीं की थी कि उज्जैनी जाकर कालिदास इस तरह वहां के हो जाएंगे। और मुझे प्रसन्नता है कि वो वहां रहकर इतने व्यस्त हैं, जहां उन्होंने केवल ऋतु संहार की रचना की, किंतु वहां उन्होंने कई नए काव्यों की रचना की। 2 वर्ष पहले जो उज्जैनी से व्यवसायी आए थे, उन्होंने मुझे कुमार संभव और मेघदूत की प्रतियां लाके दी है। वो बता रहे थे कि उनके एक और काव्य की बड़ी चर्चा है, परंतु उसकी प्रति उन्हें मिल नहीं पाई। सुना है कि उन्होंने कुछ नाटकों की भी रचना की है, जो उज्जैनी की रंगशालाओं में खेले जाते हैं। फिर भी क्या? फिर भी मल्लिका, उन्हीं व्यवसायियों के मुंह से और भी तो कई बातें सुनी थी। व्यक्ति जब उन्नति करता है तो उसके नाम के साथ कई तरह के अपवाद जुड़ते हैं। मैं अपवाद की बात नहीं करता। सुना ये भी तो था कि गुप्त वंश की राजदूहिता के साथ उनका विवाह हो गया। तो इसमें बुराई क्या है? एक तरह से देखें तो इसमें बुरा कुछ भी नहीं, परंतु यहाँ रहते जो उनका आग्रह था कि जीवन भर विवाह नहीं करेंगे, उस आग्रह का क्या हुआ? और उन्होंने ये नहीं सोचा कि उनके इसी आग्रह की रक्षा के लिए तुमने उनके संबंध में मेरी बात कहीं नहीं आती। मैं अनेकानेक साधारण व्यक्तियों में से हूँ। वो असाधारण है और उन्हें जीवन में साधारण का ही साथ चाहिए था। आगे नीचे सुना है राजदूहिता बहुत विदुषी है। हाँ, सुना है। बहुत शास्त्र दर्शन पढ़ी। मैंने कहा नहीं कि एक तरह से देखें तो इसमें बुरा कुछ भी नहीं, परंतु दूसरी तरह से देखने पर बहुत ही ग्लानि होती है। इसके विपरीत मुझे अपने से ग्लानि होती है कि ये ऐसी मैं उनकी प्रगति में बाधा भी बन सकती थी। यदि आपके कहने से मैं उन्हें जाने के लिए प्रेरित ना करती तो कितनी बड़ी क्षति होती। यही तो दुख है मल्लिका कि मेरे कहने पर तुम ऐसा ना करती तो आज तुम्हारे जीवन का ये रूप ना होता। मेरे जीवन में पहले से क्या अंतर आया यार मुझे? पहले माँ काम करती थी, अब वो अस्वस्थ है, बाहर से इसीलिए मैं काम करती हूँ। बाहर से इतना ही अंतर लगता है। केवल इतना ही अंतर है आर्य विषय। मैं माँ को औषध देती हूँ। अभी लगता है आज फिर कुछ लोग बाहर से आए। कौन लोग हैं? संभवतः राज के कर्मचारी। 2 वैसी आकृतियां देखी जैसे पहले देखी थी। यह आचार्य कालिदास को लेने आए। कैसी आकृति? जानते हैं, माँ इस संबंध में क्या कहती है? क्या कहती है? कहती है जब भी आकृतियां दिखाई देती हैं, कोई ना कोई अनिष्ट होता है। कभी युद्ध, कभी महामारी। तो पिछली बार तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ? क्या हुआ? और जो हुआ वो ठीक ही हुआ। वायु में आजकल इतनी नमी रहती है। नहीं, परंतु नहीं कैसे? सहसा उत्तेजित क्यों होते आ रहे नीचे? मैंने अभी एक और आकृति घोड़े पर जाते देखी। एक और आकृति? तो क्या आपको भी माँ की तरह किसी अनिष्ट की आशंका हो रही है? नहीं, वो बहुत परिचित आकृति है मल्लिका। परिचित आकृति? हाँ, मुझे विश्वास है कि वो स्वयं कालिदास हैं। कालिदास? हाँ, ये कैसे संभव हो सकता है? वो घोड़ा दौड़ाते हुए पर्वत शिखर की ओर गए और ऐसी राष्ट्रीय वेशभूषा में उन्हें और कोई ना पहचान पाए। निक्षेप की आंखें पहचानने में भूल नहीं कर सकती मल्लिका। वो स्वयं कालिदास हैं। उनके साथ राज के कर्मचारी भी आए होंगे। मैं अभी जाकर देखता हूँ मल्लिका, वो कालिदास है। मैं अभी जाकर देखता हूँ मल्लिका, वो कालिदास है। वो आए हैं पर्वत शिखर की ओर चले गए। मैं सोचती थी जब तुम आओगे उसी तरह मेघ गिरे होंगे, ऐसा ही अंधेरे सदिन होगा, वैसे ही एक बार वर्षा में भीगूंगी और तुमसे कहूंगी
और चिकनों से घंटा दुनिया गूंजेगी और मैं अपने हाथ से बनाए हुए पृष्ठ मैं वेट करूं कहूंगी कि वो पृष्ठ मैंने अपने हाथों से बनाकर सीखे पर तुम अपने सबसे बड़ी काव्य की रचना करना इससे मुझे भी अनुभव होगा कि मैं भी गई हूं मेरा भी कुछ है ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ तुम आए तो सारा वातावरण ही कुछ और है और मैं सोच नहीं पा रही हूँ तुम भी वही हो या कौन है चाहिए देव मातृ के अनुचरों का अभिवादन स्वीकार कीजिए। चाहिए ये देवमात्र गुप्त कौन है ऋतु संहार, कुमार संभव, मेघदूत एवं रघुवंश के प्रणेता कवींद्र, राजनीति निष्णात आचार्य एवं कश्मीर के हावी शासक, देव मातृगुप्त की राजमहिषी, गुप्त वंशधृता, परम विदुषी देवी प्रियम मंदिरी आपके साक्षात्कार के लिए उत्सुक हैं और वह शीघ्र ही यहाँ आना चाहती हैं। हम उनके अनुचर इसकी पूर्ण सूचना देने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। किंतु मेघदूत आदि के प्रणेता तो कभी कालिदास है और आप कह रहे हैं कि वे गुप्त राज की ओर से कश्मीर का शासन संभालने जा रहे हैं। मातृगुप्त उन्हीं का नया नाम है। वो कश्मीर का शासन संभालने जा रहे हैं और उनकी राजमहिषी मैं समझता हूँ इस गौरवपूर्ण अवसर पर आप अपने उपवेश ग्रह के वस्तु विन्यास में कुछ परिवर्तन आवश्यक समझेंगी। इसे आपका आदेश समझते हुए हम अभी संपन्न किए देते हैं। आओ अनुनासिक। चलो अनुस्वार। मैं समझता हूँ ये आसन द्वार के निकट होना चाहिए। देवी द्वार से प्रवेश करेंगी और ये आसन द्वार के निकट होगा। उस स्थिति में इसकी वर्तमान स्थिति से 7 अंगुल दक्षिण की ओर हटा देना चाहिए। दक्षिण की ओर? मैं समझता हूँ इसे 4 अंगुल उत्तर की ओर हटा देना चाहिए। अरे गवाक्ष से सूर्य की किरणें सीधा इसी पर पड़ती हैं। मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। तो विवादास्पद विषय होने पर आसन को यही रहने दिया जाए। अच्छी बात है। आसन को यही रहने दिया जाए। और ये कुंभ, मैं समझता हूँ एक कुंभ उस कोने में और दूसरा कुंभ इस कोने में। और मैं समझता हूँ कि कुंभ यहाँ होने ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि कोई उत्तर नहीं है। मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। तो कुंभों को भी यही रहने दिया जाए। परंतु ये वस्त्र? वस्त्र? हाँ। क्या हुआ? वस्त्र भी गीले हैं। गीले हैं? हाँ, तो? इसलिए यहाँ इसे नहीं हटाना चाहिए। क्यों? शास्त्रीय प्रमाण है। कौन सा प्रमाण है? ये तो मुझे याद नहीं। अच्छा, लेकिन ये याद है कि प्रमाण है। तो संदिग्ध विषय है। हाँ, तब तो अवश्य संदिग्ध विषय है। संदिग्ध विषय होने से वस्त्रों को भी यही रहने दिया जाए। वस्त्रों को भी यही रहने दिया जाए। परंतु ये चूल्हा यहाँ से अवश्य हटा देना चाहिए। चूल्हा? चूल्हा हटाने का अर्थ है आसपास की सभी वस्तुओं को हटाया जाए। इसके लिए बहुत समय चाहिए। समय के लिए बहुत धैर्य चाहिए। धैर्य के अतिरिक्त बहुत परिश्रम चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि मांझनों को हाथ लगाना हमारी स्थिति के अनुकूल नहीं है। मैं भी यही समझता हूँ। तो इस बात में दोनों सहमत हैं कि चूल्हे को ना हटाया जाए। मैं समझता हूँ हम दोनों सहमत हैं। और तो कुछ शेष नहीं। मेरी दृष्टि में कुछ भी शेष नहीं। अरे नहीं, अभी शेष है। क्या? ये चौकी यहाँ रास्ते में पड़ी है। इसे यहाँ से अवश्य हटा देना
चाहिए। तो हटा दो। मैं? हाँ। तुम नहीं? नहीं। क्यों? तुमको कोई उत्तर नहीं है। नहीं। अरे पहले मैंने तुमसे कहा है। लेकिन देखिए पहले तुमने। तो हटा दो। हटा दो। रहने दो। रहने दो। अब चारों ओर एक दृष्टि और डालें। एक दृष्टि और डाल ले। अधिकारी वर्ग, आप लोगों का कार्य पूर्ण हो गया। क्या हो गया क्यों अनुनासिक? हाँ, हो गया। अब केवल एक दृष्टि डालना अभी शेष है। अरे तो वो दृष्टि छोड़िए। देवी देवभुवन जी बाहर आप पहुंची हैं। क्या देवी बाहर पहुंच गई? तो चलो अनुस्वार लेकर आते हैं देवी को। चलो वो इस प्रदेश की सबसे सुंदर, सबसे सुशील और सबसे भोली लड़की है। आओ मल्लिका, मैं देवी से तुम्हारी प्रशंसा कर रहा था। देवी, ये है इस प्रदेश की राजहंसिनी। मल्लिका, तुमने देवी के बैठने के लिए कौन सा आसन निश्चित किया है? आर्य मातुल, अब आप जाकर विश्राम करें। अनुचर मेरे बाहर लौटने तक प्रतीक्षा करें। परंतु देवी, आपके लिए आसन। उसके लिए आप चिंता न करें, हमें असुविधा नहीं होगी। असुविधा तो होगी। अब आप असुविधा को असुविधा ना समझे, ये दूसरी बात है। बड़े कुल की विशेषता कहते हैं। आप चलें, मैंने पहले ही आपको बहुत थकाया। मुझे थकाया आपने? देवी, मैं आपके कारण कैसे थक सकता हूँ? आप मुझे पर्वत शिखर से खाई में और खाई से पर्वत शिखर जाने को कहेंगे ना, तो भी मैं नहीं थकूंगा। मातुल का शरीर लोहे का है, लोहे का। आत्मश्लाघा नहीं करता। परंतु देवी, हमारे वंश में केवल प्रतिभा ही नहीं, शारीरिक शक्ति भी बहुत है। देवी, मैं दिन में 10-10 योजन पशुओं के पीछे घूमा हूं, और मैं तो कहूंगा इस संसार में सबसे कठिन कार्य कोई है तो वो है पशु पालन का। एक भी पशु यदि मार्ग से भटक जाए। देखिए, आज भी आपके पशु मार्ग से भटक रहे हैं। जाकर एक बार उन्हें देख। देवी, कैसी बातें करती है? गुप्त राज्य के साथ संबंध और पशुओं की देख ली। मैंने अपने पशु वर्षों पहले ही बेच दिए, और उसमें भी मुझे ही लाभ रहा है, क्योंकि सचमुच बहुत सुंदर। देवी, मुझे अनुमति दीजिए। आप प्रस्थान करें। जी अवश्य। बहुत सुंदर हो मल्लिका। जानती हो, अपरिचित होते हुए भी तुम मुझे अपरिचित नहीं लग रही। आप आसन ले लीजिए। नहीं, बैठना नहीं चाहती। तुम्हें और तुम्हारे इस घर को देखना चाहती। उन्होंने बहुत बार तुम्हारी और इस घर की चर्चा की। जिन दिनों मेघदूत लिख रहे थे, उस दिनों प्रायः यहाँ का स्मरण किया करते थे। आज इस भूमि का आकर्षण ही हमें यहाँ ले आया, अन्यथा दूसरे मार्ग से जाने में हमें अधिक सुविधा थी। मैं समझ नहीं पा रही हूँ किस रूप में आपका आतिथ्य करूँ। आप आसन ले लें। आतिथ्य की बात मत सोचो। मैं तुम्हारे यहाँ किसी अतिथि के रूप में नहीं आई। संभव था कि ये न भी आते, परंतु मैं ही विशेष आग्रह के साथ इन्हें यहाँ लाई। मैं स्वयं एक बार इस प्रदेश को देखना चाहती हूँ। इसके अतिरिक्त एक और भी कारण चाहती थी कि इस प्रदेश का कुछ वातावरण अपने साथ ले जाऊं। इस प्रदेश का वातावरण? हाँ, यहाँ से बहुत दूर तक की पर्वत श्रृंखलाएं दिखाई देती। कितनी निर्व्याज सुंदरता है। हमें यहाँ आकर तुमसे स्पर्धा हो रही है। हमारा सौभाग्य होगा कि आप कुछ दिन इस प्रदेश में रह जाए। यहाँ को सुविधा होगी, किंतु हम इस सौंदर्य के सामने जीवन की सब सुविधाएं हैं। इसे आंखों में व्याप्त करने के लिए जीवन भर का समय भी पर्याप्त है, परंतु इतना अवकाश का। कश्मीर की राजनीति इतनी स्थिर है कि हमारा एक एक दिन वहां से दूर रहना कई कई समस्याओं को जन्म दे सकता है। एक प्रदेश का शासन संभालना बहुत बड़ा उत्तरदायी है, और हम पर तो और भी बड़ा उत्तरदायी है, क्योंकि कश्मीर की राजनीति बहुत संकटपूर्ण है। यूं तो वहां के सौंदर्य की ही इतनी चर्चा है, परंतु हमें उसे देखने का अवकाश का, इसलिए तुमसे स्पर्धा हो रही है। सौंदर्य का ये सहज उपभोग मेरे लिए तो केवल एक सपना ही है। बैठो, यहाँ हमारे पास बैठो। मैं दूसरा आसन ले लेती हूँ। लगता है यहाँ ग्राम प्रदेश में रहकर तुम्हें भी साहित्य से अनुराग है। किसकी रचनाएं हैं? कालिदास। अब वो मातृगुप्त के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ भी उनकी रचनाएं मिल जाती हैं।
आने वाले व्यवसायियों से बहुत कह के बिटिया मंगवाऊं। मैं समझ सकती हूँ, उनसे जान चुकी हूँ कि तुम बचपन से ही उनकी संगिनी रही हो। वो भी जब तब यहाँ के जीवन की चर्चा करते हुए आत्मविस्मृत हो जाती है, इसलिए कई बार राजनीतिक कार्यों में से उनका मन उखड़ने लगता। राजनीति साहित्य नहीं, उसमें एक एक क्षण का महत्व है। यदि एक क्षण के लिए भी चूक हो जाए तो बहुत बड़ा अनिष्ट हो सकता है। राजनीतिक जीवन की धुरी पर बने रहने के लिए व्यक्ति को बहुत जागरूक रहना पड़ता है। मल्लिका, साहित्य उनके जीवन का पहला चरण, अब वो दूसरे चरण में पहुंच चुके हैं और मेरा अधिक समय ऐसी आयास में बीतता है कि उनका बढ़ा हुआ चरण कहीं पीछे न हट जाए। बहुत परिश्रम करना पड़ता है इसमें मुझे, तुम ऐसा नहीं समझती? देवी, मैं राजनीतिक संबंध के विषय में कुछ भी नहीं जानती, क्योंकि तुम ग्राम प्रदेश में रही। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं इस प्रदेश का वातावरण अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। वो इसलिए कि उन्हें अभाव का अनुभव न हो, उसमें कई बार बहुत क्षति होती। वे व्यक्ति धैर्य को बैठे, जिसमें समय भी जाता है और शक्ति। उनके समय का बहुत मूल्य है मल्लिका, और मैं चाहती हूँ कि उनका समय यूं नष्ट न हुआ हो। इसीलिए यहाँ के से कई कुछ अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। कुछ हरिण शावक हमारे साथ जाएंगे, जिनका हम अपने उद्यान में पालन करेंगे। यहाँ की औषधियाँ उद्यान की क्रीड़ा शहर तथा आसपास के प्रदेशों में लगवा दी जाएंगी। यहाँ के कुछ घरों का भी वहाँ जाकर हम निर्माण करेंगे। मातुल और उनका परिवार भी हमारे ही साथ जाएगा। देख रहे मल्लिका, तुम्हारा घर बहुत जर्जर स्थिति में, इसका परिसंस्कार होना आवश्यक है। तुम चाहो तो मैं इस कार्य के लिए आदेश देती जाऊँ। उज्जैनी के 2 कुशल स्थपति हमारे साथ आए। क्यों? देवी, हमें ऐसे ही घर में रहने का अभ्यास है, इसीलिए असुविधा नहीं होती। फिर भी चाहूंगी कि इस घर का परिसंस्कार हो जाए। उनके जीवन के आरंभिक वर्षों का भी तो इस घर के साथ संबंध रहा है। मातुल के घर के स्थान पर हमने नए भवन के निर्माण के आदेश दिए। स्थपतियों को आदेश दिया है कि वो उज्जैनी से सुरक्षण शिलाएं लाकर कार्य आरंभ करें। खेद है, कार्य के निरीक्षण के लिए मैं स्वयं नहीं आ पाऊंगी, क्योंकि कल ही हमें आगे की यात्रा तय करनी है। तुम भी हमारे साथ क्यों नहीं चलती? मैं? हाँ, तुम यहाँ किसी ऐसे सूत्र से तो बंधी नहीं होगी। मेरी माँ यहाँ है। ये कोई बाधा नहीं। तुम चाहो तो तुम्हारी माँ के साथ चलने का भी प्रबंध किया जा सकता है। हमारे स्थपति इस घर का परिसंस्कार करते रहेंगे और तुम वहाँ हमारे साथ हमारी संगिनी के रूप में रहोगी। क्षमा चाहती हूँ देवी, किंतु मैं अपने आप को ऐसे गौरव की अधिकारिणी नहीं समझती। परंतु मैं तो तुम्हें इससे कहीं अधिक की अधिकारिणी समझती। हमारे आने से पूर्व राज्य के अधिकारी आए। मैंने उन्हें केवल औपचारिकता के लिए ही नहीं भेजा था। तुमने उन दोनों को देखा? देखा है। तो तुम इन दोनों में से जिसे भी अपने योग्य समझो, उसी के साथ तुम्हारे विवाह की व्यवस्था की जा सकती है। दोनों ही योग्य अधिकारी। देवी, संभवतः तुम इन दोनों में से किसी को भी अपने योग्य नहीं समझते, परंतु राज्य में ये 2 ही नहीं, और भी अधिकारी। तुम जिसके साथ चाहोगी उसी के साथ इस तुम्हारे विषय की चर्चा छोड़ दीजिए देवी। क्यों? तुम्हारे मन में ये कल्पना नहीं कि तुम्हारा अपना घर परिवार हो, तुम्हारी शादी हो? तुम्हारे मन में ये कल्पना नहीं? नहीं, इसके मन में ये कल्पना नहीं है माँ, क्योंकि ये भावना के स्तर पर जीती है। माँ, तुम अंदर ले जाओ। तुम्हारी स्वास्थ्य ठीक नहीं है। क्या मैं किसी आने वाले से बात भी नहीं कर सकती? दिन, मास, वर्ष मुझे घुटते हुए व्यतीत हो गए हैं। मेरे लिए ये घर ना होकर घर गुफा बन गया है, और तुम चाहती हो कि मैं किसी आने वाले से बात भी ना करूं? राजवधू, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि ये घर सदैव से ऐसी स्थिति में नहीं था। जब मेरे हाथ चलते थे तो मैं प्रतिदिन इसे लीपती थी, बुहारती थी। यहाँ की हर वस्तु इस तरह गिरी टूटी सी नहीं थी। परंतु आज हम माँ बेटी भी यहाँ गिरी और टूटी सी पड़ी रहती हैं। वो सब इसलिए कि हम आपका कष्ट समझ रहे हैं। मल्लिका मेरे साथ चल सकती तो समस्या वैसे ही सुलझ जाती, परंतु अब भी जो कुछ संभव होगा मैं अवश्य करूंगी। स्थपतियों को आदेश दे जाऊंगी कि इस घर को गिराकर इसके स्थान पर। नहीं देवी, नहीं। इस घर को गिराने का आदेश मत दीजिए। मैं तो तुम्हारी ही सुविधा के लिए कह रही थी। यदि तुम्हें इसमें असुविधा है तो ठीक है, मैं ऐसे आदेश नहीं दूंगी। फिर भी चाहूंगी मल्लिका कि मैं तुम्हारे लिए अवश्य कुछ न कुछ करके जा सकूं। पेपर शिखर की ओर घूमने गए, हम उसी बीच घर चले आए। अच्छा राजवधू, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। मैं तुमसे कह दूं,
देखा ना, वो शासक है, उसके पास धन है, संपत्ति है। उसी शासन और संपत्ति का परिचय देने के लिए इससे अच्छा और क्या अवसर हो सकता था मल्लिका? राजकन्या की अपनी जीवन दृष्टि, कोई और उसके लिए उत्तरदायी कैसे हो सकता है? राजकन्या के यहाँ आने के लिए कौन उत्तरदायी है? निसंदेह वो किसी की इच्छा के विरुद्ध यहाँ नहीं आई है, विरुद्ध यहाँ नहीं आई है। माँ कुछ नहीं जानती, कुछ नहीं समझती, माँ भावना की गहराई तक नहीं जाती। माँ इस तरह शुद्ध क्यों हो अंबिका? आज तो सारा ग्राम तुम्हारे सौभाग्य पर तुमसे स्पर्धा कर रहा है। राजकीय बरधूली जब घर में पड़ती है तो लोग गौरव का अनुभव करते हैं। ऐसा अवसर हर किसी के जीवन में कहाँ आता है? ऐसा अवसर देखने के लिए तो मैंने आज तक का जीवन जिया है। आने भी दो, इतना बड़ा सौभाग्य हमारे शुद्ध जीवन में कहाँ समा सकता है? चलो चलो चलो, मैं स्वयं चलकर सारे ग्राम प्रांतन में इस सौभाग्य की घोषणा करूंगी कि हमारे वर्षों के अभाव कितना बड़ा फल लाए हैं कि राज्य के स्थपति हमारे घर की भित्तियों का परिसंस्कार कर देंगे। बैठ जाओ अंबिका, आज ग्राम के पास तुम्हारी बात सुनने का अवकाश नहीं है। ग्राम के लोग आज व्यस्त हैं, उन्हें बाहर से आए अतिथियों के लिए कई प्रकार की सामग्री जुटानी है। बाहर से आए अतिथि तो यहाँ के पत्थर तक बटोर कर ले जाना चाहते हैं अंबिका। यहाँ के पत्थर भी आज मूल्यवान समझे जाने लगे। यहाँ के पत्थर पहले भी मूल्यवान थे आर्यवीरों, ये और बात है। पहले किसी ने उनका मोल नहीं समझा। तुम क्यों नहीं बटोर लेती दो चार पत्थर? संभव है लोग यहाँ कोई पत्थर शेष न रहने दे और तुम्हें तुम्हारी भावना के लिए कोई आधार ही न मिल पाए। तुम स्वस्थ नहीं हो, बात मत करो। आज ग्राम में चारों ओर बहुत उत्साह है। ये दिन इस प्रदेश के जीवन का सबसे बड़ा उत्सव है अंबिका। आज ग्राम के लोग अपने पशुओं की भी चिंता नहीं कर रहे, वो व्यस्त हैं बाहर से आए अतिथियों के लिए भोजन और पान की सामग्री जुटाने में। उन सामग्रियों में कुछ हरिण शावक जो राजकन्या के विशेष आदेश पर एकत्रित किए जा रहे हैं। ये सत्य नहीं है। सत्य नहीं है? राजकन्या ने स्वयं आदेश दिया है विष्णुदत्त और इंद्र अनुभव को। उस आदेश का कोई और अर्थ हो सकता है? और क्या और अर्थ हो सकता है? क्या राजकन्या हरिण शावकों से खेला करेंगी? क्या राजधानी से आए कलाकार उनकी अनुकृतियां बनाएंगे? यह भी एक मनोरंजक विषय है। राजधानी से आए राज परिवार के कलाकार यहाँ की हर वस्तु की अनुकृतियां बनाते घूम रहे हैं। यहाँ का कोई पेड़, पत्ता, तिनका शेष नहीं बचा जिनकी वे अनुकृतियां बनाकर नहीं ले जाएंगे। इसका भी कोई और अर्थ हो सकता है? मैं तब कहता हूँ कि कोई और अर्थ नहीं, अर्थ बहुत स्पष्ट है। वो यहाँ की हर वस्तु को विचित्र रूप में देखते हैं और यहाँ का वैचित्र यहाँ से ले जाकर दूसरों को दिखाना चाहते हैं। उनके लिए तुम, मैं, अंबिका, ये घर, ये पर्वत सब वैचित्र का उदाहरण है। मैं तो उनकी सूक्ष्म और समर्थ दृष्टि की प्रशंसा करता हूँ। जो यहाँ विचित्र नहीं, उनमें भी वैचित्र खोज लेती है। अंबिका, एक कलाकार को तो मैंने यहाँ की धूप में अपनी छाया की अनुकृति बनाते देखा है। यहाँ की धूप में उन्हें अपनी छाया अवश्य औरों से लगी हो। वो कौन सी राक्षसी थी जो जिस किसी व्यक्ति को उसकी छाया से पकड़ लिया करती थी? मैं चाहती हूँ कि मैं भी वही राक्षसी होती जिससे आज मैं उसको पकड़ ले। तुमसे कह रही हूँ बात मत करो, स्वस्थ नहीं हो। अरे विलोम, माँ को विश्राम करने दे। अंबिका को तुम अंदर
घर ले जाओ। ग्राम का उत्सव और कोलाहल अंबिका के मन को और अशांत कर दे। मैं तो केवल उत्सव की सूचना देने आया था। आश्चर्य है, कालिदास ने आना उचित नहीं समझा। चल तो सुनते हैं, वे लोग यहाँ से चले भी जाए। उसने आना उचित नहीं समझा क्योंकि वो जानता है कि अंबिका भी जीवित है। परंतु मैं समझता हूँ वो आएगा अवश्य। उसे आना चाहिए। व्यक्ति किसी संबंध को ऐसे नहीं तोड़ता, विशेष रूप से वो व्यक्ति जिसे कवि का कोमल हृदय प्राप्त हो। क्यों मलिक? अरे विलोम, मैं आपसे अनुरोध करती हूँ, आप यहाँ से चले जाएं। आपकी बातों से माँ का मन विक्षुब्ध होता है। मेरी बातों से अंबिका का मन विक्षुब्ध होता है? मैं समझता हूँ इसके कारण दूसरे। अंबिका जानती है किन कारणों से उसका मन विक्षुब्ध होता है। कारणों को मैं भी जानता हूँ, इसलिए वो सारी बातें जो अंबिका के मन में होती हैं मैं अपने मुख से कह देता हूं। दूर पर्वत शिखर से एक अश्वारोही आता देख रहा हूं। संभव है वो कुछ क्षण यहां रुकना चाहे। उस स्थिति में मैं भी उसका कुशल क्षेम पूछ लूंगा। मेरी पुरानी मित्रता है उससे। उस स्थिति में आपका यहाँ होना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। आर्य विलोम, यदि आप उनसे मिलना चाहें तो कोई यही स्थान नहीं है। परंतु यही स्थान क्या बुरा है? वर्षों पहले हमारी भेंट इसी स्थान पर हुई थी। वर्षों बाद भी उसी स्थान पर मिलने से अंतराल का अनुभव नहीं होता। आर्य विलोम, मैं आपसे अनुरोध करती हूँ, आप यहाँ ठहरने का हट ना करें। आर्य विलोम, ये मेरा घर है, मैं नहीं चाहती आप यहाँ हो। माँ इनसे कह दो ये यहाँ से चले जाएं। माँ, मैं नहीं चाहती यहाँ एक अयाचित स्थिति उत्पन्न हो। माँ, तुम स्वस्थ नहीं हो। मैं नहीं चाहती कि कोई भी बात हो जिसका तुम्हारे स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़े। माँ बोल दो इनको, माँ बोल दो। अरे विलोम, मैं कह रही हूँ आपसे चले जाएं। आप नहीं जानते कि चला जाता। मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण यहाँ कोई अयाचित स्थिति उत्पन्न हो। परंतु क्या अयाचित स्थिति उत्पन्न हो सकती है जान सकता हूं। अंबिका, मेरे यहाँ रहने से क्या अयाचित स्थिति उत्पन्न हो जाएगी? मैं जानती थी, आज से नहीं तब से ही जानती थी। वो यहाँ आता तो मुझे आश्चर्य होता, परंतु अब कोई आश्चर्य नहीं है। मैं उसके विषय में बिल्कुल ठीक सोचती थी। जीवन एक भावना है, कोमल भावना, बहुत बहुत कोमल भावना। परंतु मुझे खेद है। वर्षों से इस दिन की प्रतीक्षा थी, अपनी मित्रता पर भरोसा भी था, परंतु अब नहीं रहा। संभवतः यह मित्रता एक ओर से ही थी। उसने कभी हमें अपनी मित्रता के योग्य समझा ही नहीं। और फिर समान की समान से मित्रता होती। अरे विलोम, मैं फिर आपसे कह रही हूँ, आप यहाँ से चले जाएं। अन्यथा वास्तव में यहाँ एक अयाचित स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। ऐसा? तब तो मुझे अवश्य चले जाना चाहिए। अंबिका, मुझे तुम्हारे स्वास्थ्य की बहुत चिंता रहती है। जहां तक संभव हो घृत और मधु का सेवन किया कर। मैंने अभी अभी नया मधु निकाला है। यदि आवश्यकता हो तो मैं हमें मधु की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे घर में मधु पर्याप्त मात्रा में है। ऐसा? अच्छा, चलता हूँ अंबिका। परंतु यदि मधु की आवश्यकता पड़ ही जाए तो संकोच मत करना। मल्लिका, अब भी रोती हो उस व्यक्ति के लिए जो तुम्हें छोड़कर वर्षों पहले चला। माँ, इस संबंध में कुछ मत कहो माँ।
मातुल, देखो ना, वर्षा ने मेरी क्या दुर्गति बना दी। अरे मातुल, आप ऐसी वर्षा में? हाँ, वर्षा से बचने के लिए मेरे पास कोई और शरण थी नहीं। सोचा जो हो, मातुल के लिए आज भी मल्लिका वही है। ये आषाढ़ की वर्षा मेरे लिए काल हो रही है मल्लिका। पहले जब दो पैरों पर चल लेता था तो भारी से भारी वर्षा का सामना कर पाता था, परंतु वह अब परिस्थिति ये है कि पैर आगे रखता हूं तो बैसाखी पीछे फिसल जाती, और बैसाखी आगे रखता हूं तो पैर पीछे फिसल जाता। और अब पीछे से उन लोगों ने घर भी मेरा ऐसा कर दिया। मल्लिका, मल्लिका, यदि मैं जानता कि मैं राजप्रसाद में रहकर अपना पांव तुड़वा बैठूंगा तो मैं वहां कभी रह जाता। मल्लिका, इन चिकने शिला खंडों से तो ग्राम की वो मिट्टी ही अच्छी थी। कम से कम मेरे पांव तो पकड़। आपको खड़े होने में कष्ट हो रहा होगा। मैं तो कहूंगा मल्लिका, संसार में राजप्रसाद में रहने से अधिक कष्टकर स्थिति और कोई हो ही नहीं सकती। आप आगे देखते हैं तो प्रतिहारी जा रहे, आप पीछे देखते हैं तो प्रतिहारी आ रहे। सच कहूं, आज तक समझ ही नहीं पाया मल्लिका की प्रतिहारी मेरे पीछे चल रहे हैं या मैं प्रतिहारी के पीछे। और उससे भी कष्टकर स्थिति ये थी कि जिन व्यक्तियों के सामने मेरा आदर सम्मान से सिर झुकाने की इच्छा होती थी, वो व्यक्ति मेरे ही सामने से झुका, मेरे सामने। बताओ मल्लिका, मुझ में ऐसा क्या है? मातुल न देवी है न देवता, न पंडित है न राजा, फिर भी क्यों कोई मेरे आगे सिर झुकाएगा? अगर कोई नहीं, लोग मातुल की तो क्या, मातुल के शरीर से उतरे वस्त्रों की भी मुझे अपने ग्राम का अंतर में आके बड़ा सुख प्राप्त हो रहा है मल्लिका। बस ये आषाढ़ की वर्षा आपके वस्त्र गीले हैं। मैं वस्त्र सुखाने के लिए आग जला रहा हूं। तुमने घर की क्या अवस्था बना रखी? अंबिका के न रहने से घर की व्यवस्था ही नहीं रही। ये ठीक है मल्लिका की रंगमंजरी ने तुम्हारे लिए स्वर्ण मुद्रा और आभूषण भेजे जो तुमने लौटा दिए। मैंने उनकी आवश्यकता नहीं समझी थी मातुल। और इस घर के परिसंस्कार के लिए स्थापत्यों से भी तो कहा। मैंने किसी प्रकार के परिसंस्कार की आवश्यकता नहीं समझी। आग जला दूं? हल्की हल्की बूंदे किसी प्रकार घिसटता हुआ घर पहुंच जाओ तो वस्त्र वही सुखा लूंगा। तुमने काश्मीर का समाचार सुना? मैं हर समय घर में ही रहती हूँ। कहीं का भी समाचार सुनना संभव नहीं होता मेरे लिए। मैंने सुना है। जानती हो, सम्राट का निधन हो गया।
कश्मीर में विद्रोही शक्तियां सिर उठा रही हैं। वहीं से आए एक आहत सैनिक का कहना है कि कालिदास ने कश्मीर छोड़ दिया। क्या? उन्होंने कश्मीर छोड़ दिया? पुनः उज्जैनी चले गए? नहीं, वो उज्जैनी नहीं गया है। वहां के लोगों का कहना है कि उसने संन्यास ले लिया और काशी चला गया है। नहीं। परंतु मुझे विश्वास नहीं होता है। और हो भी सकता है। एक तो राजनीतिक जीवन, दूसरे कालिदास। मैं आज तक दोनों में से किसी की भी धुरी समझ नहीं पाया। और धुरी ही क्या मल्लिका, मैं तो समझता हूं कि मैं जो कुछ समझ पाता हूं सत्य सदैव उसके विपरीत होता है। और जब मैं उस विपरीत तक पहुंचने लगता हूं तो सत्य उस विपरीत से भी विपरीत हो जाता है। तुम्हें निष्कर्ष निकाल लो, वो काशी गया कि नहीं गया? नहीं मातुल नहीं, ये सत्य नहीं है ना। वो काशी नहीं गए। तुमने क्या कहा? मैं जो कुछ समझ पाता हूँ सत्य उसके विपरीत होता है। वो काशी गया तो भी मैं झूठा, नहीं गया तो भी मैं झूठा। हर परिस्थितियों में मातुल झूठा है। नहीं। हर परिस्थितियों में ये सत्य नहीं हो सकता। मातुल झूठा। ये सत्य नहीं हो सकता। मेरे हृदय से स्वीकार नहीं करता। काशी नहीं गए? संन्यास नहीं लिया? मैंने इसलिए तुम्हें यहाँ से जाने के लिए नहीं कहा था। मैंने इसलिए भी नहीं कहा था कि तुम कहीं का शासनभार संभालो। परंतु जब तुमने ऐसा किया, मैंने तुम्हें शुभकामनाएं दी। यद्यपि तुमने वो शुभकामनाएं स्वीकार नहीं की। यद्यपि मैं तुम्हारे जीवन में नहीं रही, परंतु तुम मेरे जीवन में सदा बने रहे। तुम रचना करते रहे और मैं समझती रही कि मैं सार्थक हो रही हूँ। मेरे जीवन की भी कुछ उपलब्धियां हैं, किंतु तुम मेरे जीवन को इस तरह निरंतर नहीं कर सकते। जानते हो, इन वर्षों में मेरे जीवन में क्या क्या हुआ है। मैंने क्या से क्या देखा है, क्या से क्या हुई हूँ। जानते हो, उज्जैनी की ओर से आने वाले व्यवसायी मुझे बता रहे थे कि वहाँ अपवाद है। तुम्हारा बहुत सा समय आरामगांव की सेवा में व्यतीत होता है। तो तुमने महारागड़ा का ये रूप भी देखा है और तुम मुझे पहचान सकते हो। मैं उसी तरह तुम्हारे मेघदूत की पंक्तियों को पढ़ती हूँ, उसी तरह पर्वत शिखरों पे जाती हूँ, मेघमालाओं को देखती हूँ। तुम अनुमान नहीं लगा सकते मेरी पीड़ा का। मैंने अपने भावनी कोष्ठ को कभी रिक्त नहीं होने दिया, किंतु मैंने सब सह लिया, सब सहन कर लिया, इसलिए कि मैं ढूंढ कर भी अनुभव करती रही कि तुम बन रहे हो, क्योंकि मैं अपने को अपने में ना देखकर तुम में देखती थी। किंतु आज तुम मेरे जीवन को इस तरह निरर्थक कर दोगे। तुम संन्यास ले रहे हो, तटस्थ हो रहे हो, उदासीन। तुम मुझे मेरी सत्ता के बोझ से इस तरह वंचित कर दोगे।
संभवतः पहचानती नहीं हो, और ना पहचानना ही स्वाभाविक है, क्योंकि मैं वो व्यक्ति नहीं हूं जिसे तुम पहचानती नहीं हो। दूसरा व्यक्ति, वो व्यक्ति हूं जिसे मैं स्वयं नहीं पहचानता। इस तरह जर्सी क्यों खड़ी? मुझे देखकर आश्चर्य हुआ। आश्चर्य? आश्चर्य नहीं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम हो। तुम मैं जो तुम्हें देख रही हूँ, मैं ही हूँ। देख रहा हूं कि तुम भी वो नहीं। सब कुछ बदल गया। क्या संभव है ये परिवर्तन केवल मेरी दृष्टि में हुआ? मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ये स्वप्न नहीं है। नहीं, स्वप्न नहीं, यथार्थ है कि मैं यहाँ हूँ। दिनों की यात्रा करके थका टूटा हारा कि एक बार यहाँ के यथार्थ को देख लो। तुम बहुत भीग गए हो। मेरे यहाँ सूखे वस्त्र नहीं है, पर मैं आग जला दूं। मेरे भीगे होने की चिंता मत करो। जानती हो, इस तरह के भीगना भी जीवन की एक महत्वाकांक्षा हो सकती है। वर्षों बाद भीगा हूं, सूखना नहीं चाहता। चलते चलते बहुत थक गया था। कई दिनों तक ज्वर आता रहा, परंतु इस वर्षा से जैसे सारी थकान मिट गई। थक गए हो? थक गया था, अभी भी थका, लेकिन वर्षा ने थकान कम कर दी। सचमुच जाने नहीं चाहते? और तुम ही कहाँ पहचानी जाती हो? ये घर भी कितना बदल गया। आशा कर रहा था कि सब कुछ यथास्थान हो, ज्यों का त्यों, लेकिन कुछ भी तो यथास्थान नहीं। तुमने सब कुछ बदल दिया, सब कुछ। मैंने नहीं बदला। जानता हूं तुमने नहीं बदला, परंतु मल्लिका, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये घर मुझे कभी अपरिचित भी लग सकता है। इस घर की प्रत्येक वस्तु का स्थान और विन्यास इतना निश्चित था कि, परंतु वह सब कुछ अपरिचित लगा। सब कुछ। अब तुम भी अपरिचित लग रही हो। इसीलिए कह रहा हूं, दृश्य उतना नहीं बदला जितनी मेरी दृष्टि बदल गई। थक गए हो। हमारी आंखों से लगता है तुम अब भी स्वस्थ नहीं हो। बहुत दिन इधर उधर भटकने के बाद यहाँ आया। कश्मीर जाते हुए जिन कारणों से नहीं आया था, आज उसी कारण से यहाँ आया। आज हाँ, मातुल से पता चला कि तुमने कश्मीर छोड़ दिया। हाँ, क्योंकि सत्ता और प्रभुता का मोह छूट गया। आज मैं उन सब से मुक्त हूं जो वर्षों से मुझे कसता रहा।
लोग सोचते हैं कि मैंने संन्यास ले लिया। संन्यास ले लिया। मैं तो केवल मातृगुप्त के कलेवर से मुक्त हुआ ताकि पुनः कालिदास के कलेवर में जी सकूं। एक आकर्षण सदा मुझे उस सूत्र की ओर खींचता था जिसे मैं तोड़कर यहां से गया था। यहाँ की प्रत्येक वस्तु में जो आत्मीयता थी वहां जाकर मुझे कहीं नहीं मिली। यहाँ के प्रत्येक वस्तु का रूप और आकार आज भी मुझे स्मरण है। कुंभ, भाषा, कुशा, गेरु की आकृतियां, दीपक और तुम्हारी आंखें। जाने के दिन जो तुम्हारी आंखों का रूप देखा था वो आज भी मेरी स्मृति में अंकित। मैं बार बार अपने आप को विश्वास दिलाता रहा कि जब कभी भी लौट कर आऊं सब कुछ वैसा ही होगा, परंतु तुम जो बात कर रहे हो करते जाओ, वो चला जाएगा। देख तो लो कौन है। कोई भी हो सकता है, वो चला जाएगा। द्वार बंद, हर समय द्वार बंद, हर समय द्वार बंद। कौन था वो? कहा ना, कोई भी हो सकता है। तुम यहाँ के संबंध में कुछ कह रहे थे? इसका स्वर बहुत विचित्र सा लगा। ऐसा लगा जैसे स्वर को पहचानता हूं। इस घर की प्रत्येक वस्तु की तरह किसी परिचित स्वर का बदला हुआ रूप है। तुम बहुत थक गए हो। बैठ कर बात करो। मैंने अपने संबंध में कई बार सोचा मल्लिका, और हर बार इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि अंबिका ठीक कहती थी। मैं यहां से क्यों नहीं जाना चाहता था? इसका एक कारण यह था कि मुझे अपने पर विश्वास नहीं था। मैं नहीं जानता था कि अभाव और वासना का जीवन व्यतीत करने के बाद प्रतिष्ठा और सम्मान के वातावरण में मैं कैसा अनुभव करूंगा। मन में आशंका थी कि वो वातावरण मुझे छालेगा और मेरी दिशा बदल देगा, और यह आशंका निराधार नहीं थी। मैं जानता था कि मैं कभी सुखी नहीं हूं। मैं बार बार अपने आप को विश्वास दिलाता रहा कि कमी उस वातावरण में नहीं, मुझ में है। अपने आप को बदल कर सुखी हो सकता हूं, तो ऐसा हुआ नहीं। न मैं बदल सका, न सुखी हो सका। अधिकार मिला, सम्मान बहुत मिला, जो कुछ लिखा उसकी प्रतिक्रिया देश भर में, परंतु मैं सुखी नहीं हो सका। लोग सोचते हैं कि इस वातावरण और जीवन में रहकर मैंने बहुत कुछ लिखा, परंतु वहां रहकर मैंने कुछ नहीं लिखा। जो कुछ लिखा वो यहीं के जीवन का संचय। कुमार संभव की पृष्ठभूमि हिमालय और तपस्विनी उमा तुम थी। मेघदूत की यक्ष की पीड़ा मेरी पीड़ा, और विराही मर्द की यक्षिणी तुम थी। यद्यप स्वयं यहाँ होने और नगर में तुम्हें देखने की कल्पना करने, अभिज्ञान शकुंतलम में शकुंतला के रूप में तुम ही मेरे साथ। जब जब लिखने का प्रयत्न किया, तुम्हारे और अपने जीवन के इतिहास को फिर दोहराया, और जब उससे हटकर लिखना चाहा तो रचना प्राणवान नहीं हुई।
उस मैच की मिलाप मेरी ही वेदना की अभिव्यक्ति थी। चाहता था सब कुछ तुम पर पाती, परंतु सूत्र कुछ इस रूप से टूटा था। वो सूत्र कभी नहीं टूटा। कभी नहीं टूटा। मेघदूत की प्रतिज्ञा तुम्हारे पास? जानते हो, मेरे पास तुम्हारी सब प्रतियां हैं। तुम्हारे पास मेरी सभी रचनाएं, परंतु वे यहाँ कैसे? उज्जैनी की ओर से जाने वाले व्यवसायी कभी-कभी इस ओर से भी जाते थे। मैंने उनसे बहुत विनती करके ये प्रतिज्ञा मंगवाई है। और उनके पास सारी प्रतिज्ञा उपलब्ध हो जाती? मैंने बहुत निवेदन किया, और जानते हो, वर्ष तो वर्ष में कहीं एक ही प्रतिलिपि मिल पाती थी। और इसके लिए धन? वर्ष तो वर्ष में जब एक प्रतिलिपि मिलती थी, तो अगले वर्ष दूसरे प्रति के लिए धन एकत्रित करने के लिए पर्याप्त समय रहता। जो भाव मुझे वर्षों से सालते रहे, वो आज मुझे और भी बड़े प्रतीत होते। मुझे वर्षों पहले यहाँ लौट आना चाहिए, ताकि वर्षा में भीगता भीग कर लिखता वो सब कुछ जो आज तक नहीं लिख पाया। आज तक नहीं लिख पाया। वर्षों से मेरे अंदर आषाढ़ की मेघ उमड़ता, परंतु बरस नहीं पाता, क्योंकि उसे वायु नहीं मिलती, ऋतु नहीं मिलती। ये कौन सा? ये तो केवल कोरे पृष्ठ है। ये पृष्ठ मैंने अपने हाथों से बनाए थे। सोचती थी कि जब तुम उज्जैनी से आओगे ना, तो मैं अपने हाथ से बनाए हुए पृष्ठ तुम्हें भेंट कर दूंगी और कहूंगी कि इसको तुम अपने सबसे बड़े काव्य की रचना करना। तो उस बार तुम आकर भी नहीं आए, और मेरी ये भेंट वहीं पड़ी रही। तो मुझे बहुत संकोच होता है ये कहने में कि तुम्हारी रचना के लिए ये पृष्ठ तुमने अपने हाथों से सिले, ताकि मैं इस पे महाकाव्य की रचना करूं। स्थान स्थान पर पानी की बूंदें गिरी है, जो निसंदेह वर्षा की बूंदें नहीं। लगता है तुमने अपनी आंखों से बहुत कुछ लिखा, और आंखों से ही नहीं, ये कोरे पृष्ठ श्वेत कणों से मैले भी हुए हैं। स्थान स्थान पर फूलों की पत्तियों के अपने रंग छोड़ दिए। हमारी नखों ने छीला, दांतों ने काटा। स्थान स्थान पर ग्रीष्म के धूप के हल्के गहरे रंग, हेमंत की पत्र धूली और इस घर की सीधन। ये पृष्ठ कोरे कहाँ रही मल्लिका? इस पर तो एक महाकाव्य की रचना हो चुकी है, अनंत सर्गों के महाकाव्य। इस पर अब नया कुछ नहीं लिखा जा सकता। इसके आगे भी तो जीवन शेष। हम आज से प्रारंभ कर सकते। सच? ये किसका स्वर है? ये मेरा वर्तमान है। फिसल के गिरे और गिरे खाई में। कितनी बार कहा है भैया विलोम, बहुत ऊंचे मत चढ़ा करो, परंतु भैया विलोम क्यों मानने लगे?
पहले आए तो द्वार बंद, लौट कर गए तो फिसल कर गिर पड़े, फिर आए तो द्वार बंद, फिर लौट कर जाते तो क्या होता। आज का दिन भी ऐसा था कि जाने इन आंखों को क्या हो, कभी अपरिचित आकृतियां परिचित जान पड़ती हैं और कभी बहुत परिचित आकृति भी परिचित जान नहीं पड़ती। अब ये इतनी परिचित आकृति है फिर भी इसे नहीं पहचान पा रहा। आकृति पुरानी है परंतु व्यक्ति नया सा लगता है। क्यों बंधु, मुझे पहचानते हो? आकृति बहुत बदल गई परंतु व्यक्ति आज भी वही, स्वर भी वही और शब्द भी। तो मामा गिरने और चोट खाने का सारा कष्ट ही दूर हो गया। वर्षों से लालसा थी तुम्हें देखने की, आओ। गले नहीं लगोगे, मेरा शरीर मैला है इसलिए या मुझी से गया है, परंतु इस तरह मेरा तुम्हारा संबंध नहीं टूट सकता। कालिदास, तुम्ही ने कहा था ना कि हम दोनों एक दूसरे के बहुत निकट पड़ते हैं, नहीं कहा था? जानते हो, इतने वर्षों में मैंने उस निकटता में कोई अंतर नहीं आने दिया। मुझे तो लगता है कि अब हम लोग और भी निकट पड़ते हैं। मल्लिका, तुम वहां स्तंभित से क्यों खड़ी हो? अब तो विलोम इस घर में अयाचित अतिथि नहीं है। अब तो वो इस घर में अधिकार के साथ आता है। अब तो वो इस घर में कालिदास का आतिथ्य और स्वागत कर सकता है। नहीं? कहोगे भी कितनी आकस्मिक बात है। वर्षों पहले भी हमारी भेंट इसी स्थान पर हुई थी और वर्षों के बाद भी हमारी भेंट इसी स्थान पर। परंतु सच कहूं, ये कोई आकस्मिक बात नहीं है। तुम जब भी आते हमारी भेंट इसी स्थान पर। मल्लिका, तुमने कालिदास के आतिथ्य का उपक्रम नहीं किया। वर्षों बाद कोई अतिथि घर पे आया हो और उसका आतिथ्य ना हो। जानती कालिदास को यहाँ के हरिण शावकों से कितना मोह है। एक हरिण शावक इस घर में भी है कालिदास। तुमने मल्लिका की बच्ची का मुंह नहीं देखा? उसकी आंखें किसी हरिण शावक से कम सुंदर नहीं है। जानते हो अष्टावक्र क्या कहता है? तुम नहीं चाहते कि कालिदास के जाने के अष्टावक्र क्या कहता है? परंतु मुझे उसकी बात पर विश्वास नहीं होता। इसलिए संभव है कालिदास ये देखकर बता सके कि उस बच्चे की आकृति विलोम से मिलती है या। चलो देखोगे? यहाँ से चले जाओ विलोम। चला जाऊं? इस घर से या ग्राम प्रांत से ही? सुना है शासन बहुत बली होता है।
चले जाओ। चला जाऊं क्योंकि तुम वापस आ गए हो, क्योंकि वर्षों से छोड़ी हुई ये भूमि तुम्हें फिर से अपनी प्रतीत होने लगी है, क्योंकि तुम्हारे अधिकार शाश्वत है। चला जाता इसलिए नहीं कि तुम मुझे आदेश देते हो, परंतु इसलिए क्योंकि तुम आज इस घर में अतिथि के रूप में हो, और अतिथि की इच्छा का मान होना चाहिए। मल्लिका, देखना कालिदास के आतिथ्य में कोई कमी न रहे। वर्षों बाद जो अतिथि घर में आया है, आगे जाने आएगा या नहीं। अच्छा आगे क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूं कि आषाढ़ का ऐसा ही दिन था, ऐसे ही घाटी में मेघ भरे थे। असमय अंधेरा हो गया और घाटी से मैं एक आहत हरिण शावक को लेकर आया और तुमने उसका उपचार किया। और भी तो कुछ सोच रहे थे। और सोच रहा हूं कि उपत्यकाओं का विस्तार हो, पर्वत शिखर की ओर जाने वाले मार्ग वही, वायु में वैसी ही नमी, वातावरण में वैसी ही ध्वनियां, और वही चेतना है जिसमें कंपन होता है, वही हृदय है जिसमें आवेश जागता है। तब पूरे कृष्णों का महाकाव्य नहीं दिखा। तुम कह रहे थे ना, तुम थिरक से आराम करना चाहते हो। मैं कह रहा था कि मैं से प्रारंभ करना चाहता हूँ। संभवतः इच्छा का समय के साथ द्वंद्व था। देख रहा हूं कि समय अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि तुम क्योंकि वो किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, प्रतीक्षा नहीं